लोग। तो फ्रेंड्स देखो, एक आज मतलब जो है नेपाल से बहुत जो है फिर से नेपाल में हिंसा भड़क गई फ्रेंड्स। ठीक है। और जैसा फ्रेंड्स आपको पता ही है कि नेपाल में आए दिन जो है हिंसा, दंगे, फसाद, भ्रष्टाचार होता रहता है फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो देखते हैं आज कितनी बड़ी खबर आई है फ्रेंड्स। ये देखो आप, आज ये क्या है, क्यों हुआ सारा ऐसा, ये देखिए फ्रेंड्स। आप है क्या कि भाई देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, सोशल मीडिया पर बैन से भड़क गई पब्लिक, संसद मोर्चा कर रहे युवाओं पर फायरिंग। ठीक है, 19 मर गए और 350 घायल। सोशल मीडिया से बैन हटा, गृह मंत्री को देना पड़ा इस्तीफ़ा। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा से कंसेप्ट बता दूँ बेसिकली ये है क्या फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स बेसिकली बात यह है कि भाई स्टूडेंट ने जो है आंदोलन छेड़ दिया है। ठीक है, और स्टूडेंट ने आप देख सकते, देखिए सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, विद्यार्थी, इन्होंने सड़कों पे आके जो है आंदोलन छेड़ दिया है। और इस आंदोलन का नाम है जैन जेड क्रांति। ठीक है, ये है क्या, पहले आपको मैं इसका बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे अब नेपाल में चल क्या रहा है कि नेपाल में अब बेरोज़गारी मतलब नंबर 1 पे आ गई है, चरम सीमा बेरोज़गारी है। ठीक है जी, भ्रष्टाचार पूरा फैल गया है। ठीक है, लड़कियां वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। ठीक है ना। तो अब इसी चक्कर से आकर के भ्रष्टाचार बिल्कुल जो है नेपाल में पैदा हो गया। देखो कहता है कि संघीय सरकार आने से जैन जी को स्थिरता और जॉब बढ़ाने की उम्मीद थी। संघीय सरकार आई मतलब अभी जो नई सरकार बनी थी फ्रेंड्स, ठीक है, जैन जी की सरकार बनी थी। और अभी देख लो 5 साल में ही 4 बार जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है यहाँ पे। कहाँ पे भला, नेपाल में। और अभी फ्रेंड्स जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आने के चांस है वो यही आएगा, जो भी क्रांति नेपाल में उसका क्या नाम है, तो उसका जैन जेड क्रांति नाम है। क्या था ये, देखो संघीय सरकार आने से जैन जी को स्थिरता और जॉब बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ने निराश कर दिया। नेपोटिज्म और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने से नेताओं के बच्चों को विदेशी यात्रा, ब्रांडेड सामान, शानो शौकत पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगी। मतलब इसमें क्या हो गया कि इसमें जो सरकार बनने लगी ना, वो प्रथा चल पड़ी कि सबसे पहले फादर बना, उसका फिर बेटा किसी मंत्री में चला गया, फिर उसके भाई मंत्री में चले गए। तो इसी तरह से क्या हुआ, उनके जो ये पूरा जो नेपाल है एक तरीके से सारा पैसा जो है इनके नेता लोग खा रहे थे अपने बच्चों, पूरा जो है इनके बच्चे पूरा पैसा वेस्ट कर रहे थे फ्रेंड्स। तो कोई बाहर घूमने जा रहा है, विदेशी यात्रा पे जा रहा है, कोई ब्रांडेड सामान खरीद रहा है, कोई पार्टियां कर रहा है, सोशल मीडिया पर ठीक है चर्चित होने लगी। फिलीपींस, इंडोनेशिया का नेपो बेबी कैंपेन नेपाल में ट्रेड करने लगा। सोशल मीडिया पर बैन को जैन जी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश माना। तो भाई नेपाल में एक जो रूल आया था कि भाई जो सोशल मीडिया पे जो ये ज़्यादातर यूज़र्स जो है नेपाल के, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है कंटेंट मतलब ज़्यादा नहीं सामने, पब्लिक के सामने ना आया जाए, देश के सामने ना अपने कल्चर को दिखाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, जैन जी या व्यक्ति के आज़ादी पर अंकुश माना। 5 साल में 3 सरकारें फटाफट चेंज होगी फ्रेंड्स। सबसे पहले 2021 में शेर बहादुर पीएम थे भाई, वो भी हट गए भ्रष्टाचार के आरोप में। 2022 में पुष्प कमल दहल, काफ़ी इनका जो है पेपर में भी इनका नाम आया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीएम बने थे इनके ऊपर भी फ्रेंड्स जो है देशद्रोह और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। 2024 से जो है केपी शर्मा ओली जो पीएम बने थे, ठीक है, इनमें सियासी अस्थिरता की भाई इनको सरकार चलानी नहीं आती, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो देश में आर्थिक असमानता, 20% लोगों के पास 56 मतलब 56% संपत्ति, आप समझ रहे हो, 20% वो लोग हैं जो नेपाल का आधे से ज़्यादा पैसा खा के बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, मतलब सारा पैसा इन्हीं नेताओं के पास है, इनके बच्चों के पास है, जो पार्टियां जुड़ी हुई है एक दूसरे से।
अब देखिए आधा नेपाल बेचारा कमाई के लिए किस पे, सोशल मीडिया पर है। नेपाल की आबादी है 2.92 करोड़ यानी 2,92,00,000, जिसमें से 1,35,00,000 तो सोशल मीडिया पर बेचारे काम कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम आ रही है। 16 से 40 साल की उम्र के हैं वो 1,23,00,000 जो युवा हैं वो हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक पे 1.35 करोड़ है, इंस्टाग्राम के 42 लाख, ठीक है, और लिंक्डइन के 17 लाख यूज़र है। तो ये फ्रेंड्स इनकी कमाने का एक सोर्स है, जरिया है। सरकार यही चाहती है कि भाई हमें जो ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ये जो है हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ की पब्लिक का ये कहना है कि भाई अगर इसको आपने बंद कर दिया तो वहाँ पर रोज़गार का कोई साधन बचेगा ही नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि भाई नेपाल फ्रेंड्स इतना नीचे कैसे गिर गया, इकोनॉमिक्स में भी, बेरोज़गार में भी, और अपना कल्चर लेवल से भी। मतलब खुद की पब्लिक जो है विद्रोह कर रही है, पब्लिक के बारे में सोचना कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली यहाँ की पब्लिक का भरोसा क्यों उठा सरकार से। तो सबसे पहले तो देखो आप 3 बड़े घोटाले पढ़ लो जो नेपाल में हुए फ्रेंड्स, जिन्होंने पूरे नेपाल को जो है कंगाल कर दिया, ऐसे बड़े बड़े घोटाले, ठीक है। सबसे पहले देखो नेपाल में 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 2021 में क्या हुआ था, 54,600 करोड़ का जो है घोटाला पहला हुआ, वो हुआ भूमि बंधु को लेकर के, जिसको बोलते हैं स्वैप घोटाला। क्या बोलते हैं, स्वैप घोटाला, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा उसके बाद 2023 में क्या हुआ, 13,600 करोड़ का जो है ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ। 2024 में 69,600 करोड़ का जो है वित्तीय पैसे घोटाला हुआ फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ। मतलब पब्लिक ने पैसे जमा बैंक में कराए और भाई बैंक ने वापस देने से मना कर दिया कि हमारा पैसा डूब चुका है। बाकी फ्रेंड्स स्वैप घोटाला क्या होता है, कोऑपरेटिव घोटाला क्या होता है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी इससे एक बार आप मोटा मोटा समझ लो कि नेपाल में क्या दिक्कत सामने आ रही है। भारत से बढ़ती दूरी भी सबसे बड़ा कारण है। अब जब देखा फ्रेंड्स कि भारत से रिश्ते ख़राब हो, क्योंकि ये प्रॉपर जो है नेपाल भले हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन जिसने भी जो भारत को धोखा दिया उस चक्कर से हमने भारत सरकार ने इनसे दूरी बना ली है। देखिए कहते हैं सबसे मेन रीज़न क्या था भारत सरकार का नेपाल से चिढ़ने का। भाई जो एक लिपू लेक दर्रा है ना, ये बहुत फेमस दर्रा, पेपर में आता है फ्रेंड्स, ये भारत का है। किसका है, भारत का है। लेकिन जब ओली पीएम बने तो उन्होंने बोला कि भाई उसको नेपाल के मैप में दिखा दे कि भाई ये जो लिपू लेक दर्रा है ये हमारा दर्रा है। ये किसका, हमारा दर्रा है। हाल ही में भारत और चीन ने लिपू लेक से ट्रेड रूट शुरू करने का फैसला किया था। भारत और चीन ने बोला कि एक काम करते हैं कि भाई हम जो है व्यापार के लिए ये जो रास्ता पड़ता है लिपू लेक जो दर्रा जो सीधा रास्ता पड़ता है, हम वहीं से व्यापार करेंगे। नेपाल बोलता भाई लिपू लेक दर्रा भारत का कब से हो गया, ये तो हमारे मैप में है, ये हमारा है। तो इस चक्कर से भारत सरकार ने भाई नेपाल से जो है दूरियां बना ली कि भाई जो चीज़ हमारी है उसको नेपाल ने अपना कैसे बता दिया, ठीक है। अब चीन के करीब ही देखो, लंबे समय से परंपरा रही थी कि भाई नेपाल में सरकार संभालने के बाद पीएम पहली विदेश यात्रा भारत की करते हैं, ठीक है। पहली यात्रा उन्होंने भारत की करी, लेकिन चीन के प्रभाव में ओली ने यह परंपरा तोड़ दी। भाई चीन ने मना किया कि भाई आपको भारत से रिश्ते ख़त्म करने हैं, है कि नहीं। मतलब जब नेपाल को जरूरत पड़ती है तो हमसे हेल्प मांगता है और बात सुनता है चीन की, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये कहता है चीन ने भाई बोला कि भाई तेरे को नहीं जाना भारत में, अगर तूने हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना, हम तेरी रक्षा करेंगे, ठीक है ना, हम तेरा व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन भारत का साथ छोड़ दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे क्या हुआ, अब भाई पीएम ओली साहब ने इनकी बात मान ली, चीन के पीएम की। तो हालांकि चीन के प्रभाव में ओली ने यह परंपरा तोड़ दी कि भाई चीन ने बोला डराया धमकाया और ये ओली साहब हमारे भारत में नहीं आए, हमसे आते कुछ व्यापार बढ़ता और हमें भी कुछ बेनिफिट मिलता। क्योंकि फ्रेंड्स जो बांग्लादेश का जो नेपाल का जो रुपया है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा इंडिया करेंसी से कम है, तो हम वहाँ पे आराम से जो है सामान हम वहाँ से आराम से इंपोर्ट करवा लेते थे। क्योंकि देखियो फ्रेंड्स अगर भारत को तरक्की करनी तो भारत ने एक थ्योरी अपना रखी है। क्या भारत ये चाहता है कि भाई हम उस कंट्री को अपना सामान, उस कंट्री से अपना सामान मंगाने की कोशिश करेंगे जिसको पेमेंट कम देनी पड़े, है कि नहीं। अब भाई ये ओली साहब नहीं आए तो हमारे काफ़ी व्यापारी से बिगड़ गए, है ना। अब हमें मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है कि हमें जो है अमेरिका जैसे देशों से सामान लेना पड़ रहा है। और अमेरिका आपको पता है फ्रेंड्स डॉलर में पैसे मांगता है, और डॉलर आपको पता है कि भाई अगर
आप यहाँ से 80 रुपये दोगे तब जाके उसका $1 बनेगा, है कि नहीं। तो मतलब कितना नुकसान है। आपको एक तरीका समझाता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छा समझ आए। देखो जैसे मान लो एक 5 रुपये का कोई नमकीन का पैकेट है, ठीक है। अब मान लो ये नमकीन का पैकेट आपका अमेरिका में बनता है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू भले इंडिया में 5 रुपये है, लेकिन आपने जब ये अमेरिका से मंगाया तो आपने इसके बदले में दिए 80 गुना 5, यानी आपने 400 रुपये पेमेंट दी, ठीक है। अब 400 का सामान आपने पेमेंट दी, ठीक है। इंडिया वाले इतना पैसा नहीं दे पाएंगे इस सामान के लिए, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो वो भाई इस तरीके से 5 का सामान हमें अमेरिका वाला जो है वो 400 रुपये में देता है, और हमें जो है बहुत ज़्यादा, हमें कितनी पेमेंट फालतू करनी पड़ती है, 395 रुपये हमें इसको फालतू देना पड़ रहा है, किसको, अमेरिका वालों को, ठीक है ना। और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिया वालों को चाहिए ही चाहिए, इंडिया वाले को चाहिए, और वो मिलता ही अमेरिका में। तो इसीलिए जो है हम पेमेंट करते करते थक जाते हैं, और हमारी इकोनॉमिक जो है इंडिया उसकी किसकी इकोनॉमिक से बोला, अमेरिका की इकोनॉमिक से डाउन हो रखी है। ये इसका मेन रीज़न है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, अगर हमें अपने रुपए को इंडिया के बराबर अमेरिका के डॉलर के बराबर करना है ना, तो एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो कि भाई आप हमसे सामान लो। इंडिया वालों को ऐसा करना पड़ेगा कि भाई आप हमसे सामान लो। और ज़्यादातर क्या करें, जब एक डिपेंडेंसी हो जाएगी इंडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ की, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी रुपीज़ की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्यों, हमें पता है कि इन कंट्री की मजबूरी है हमसे सामान खरीदना, तो हम 1 रुपये की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन बस दिक्कत ये है कि हम पे जो रिसोर्सेज है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम अपनी पॉपुलेशन को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी रिसोर्स को पूरा नहीं कर, हम दूसरे को कहाँ से दे देंगे। और काम करता है, इसने क्या किया है, बड़े अच्छे रूल बना रखे हैं जनसंख्या को लेके, कि भाई ये कहता है कुछ भी करो जनसंख्या ना बढ़े, बस जनसंख्या कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो फिर सामान बचेगा, जो सामान बचेगा बाहर सप्लाई करो, है कि नहीं। बाहर मतलब उनको बेचो और ज़्यादा ज़्यादा पैसे लो और आपको अपना गुलाम बनाओ, सही बात है कि नहीं। तो अमेरिका बस इस लेवल से थोड़ा सा आगे चल रहा है फ्रेंड्स। तो यही था। देखो फ्रेंड्स, 2024 में चौथी बार पीएम बने, तो भाई भारत की जगह पहली यात्रा चीन की कर ली इन्होंने। लो जी, कितनी साफ साफ बात लिखी हुई है। अब जब चीन चले गए तो यहाँ पे सारा शापा ख़राब हो गया सारा दिमाग ख़राब, है कि नहीं। यही रीज़न है कि अब नेपाल की कोई सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो फ्रेंड, चीन की शुरू से क्या आदत है, धोखा देना। क्या है, शुरू से धोखा देना। वियतनाम को लूट लिया, हनोई को लूट लिया चीन ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बहुत ऐसे हैं जिसको जो है, चीन पहले बहुत छोटा था, लेकिन हड़पते लोगों को झूठे वादे करते करते जो है, देख लो क्या उसने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया।